नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम आर एस प्रीलिम्स 2016 के पार्ट वन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पहले 50 सवालों को सॉल्व कर चुके थे। अब हम 50 से और 150 तक मैथ रीजनिंग के 20 सवाल को छोड़कर बाकी जितने भी सवाल हैं उनको आज डिस्कस कर लेंगे इस पार्ट सेकंड में। और पार्ट थर्ड में मैथ रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पेपर का पीडीएफ जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में फिर आप एक साथ में देखते चलें, और मैं जो सवाल बताता जा रहा हूँ उनको पूर्ण रूप से डिस्कस करें, और आगे क्या पूछा जा सकता है मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सवाल नंबर 51 से शुरू करते हैं। 50 नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। 51वां सवाल है, जिला दंडायुक्त के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 51वां सवाल, जिला दंडायुक्त के रूप में जिला कलेक्टर की क्या क्या शक्तियां हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ए ऑप्शन है कानून व्यवस्था बना रखना, हाँ ये सही है। जिला दंडायुक्त के रूप में जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था बना रखता है। पुलिस पर नियंत्रण रखना, हाँ ये भी सही है, SP के ऊपर होता है वो। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, पासपोर्ट्स की जांच करना, तो ये काम भी जिला कलेक्टर के अधीन ही आता है। लेकिन ये जो रेवेन्यू वाला काम है, भू राजस्व एकत्रित करना, ये कलेक्टर का काम नहीं है। तो इस तरीके से आप ABC तीनों को सही मानेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देता हूँ अभी इस साइड में। यस। अब आगे हम चलते हैं, सवाल नंबर 52 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 52वां सवाल, जैसे सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो ये आप सभी को आसानी से पता होगा, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं। अगला सवाल 53वां, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। तो ये रटने रटाने वाली बात है, आप रट सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रट सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, 54वां, राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो लोक आयुक्त का नाम आपने सुना होगा, लोकपाल का भी नाम सुना होगा आपने शायद। 2011 में जो अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन किया गया था जन लोकपाल बिल के लिए, वो भी आपने सुना होगा। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जन लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है। एक्चुअली में जो अपने सरकारी कर्मचारी होते हैं उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनकी जांच करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग की गई थी, और उस संस्था का नाम दिया जाना था जन लोकपाल। तो इसे बहुत पहले से ही बोला जा चुका था। 1966 में जब भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए कमीशन बनाया गया था, ARC, 1966 में, तो उसने अपनी जो अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी तो उसमें लोक आयुक्त की बात की थी राज्य स्तर पे। तो ये सबसे पहली बात, जो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जो बात की है, वो अपने भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 और 70 में कर दी गई थी। ये प्रशासनिक आयोग ने 1966 से 70 तक अपनी अनुशंसाएं बनाई थी, मतलब सारे रिफॉर्म्स करने के लिए क्या क्या करना है, ये 3-4 साल में उन्होंने प्रोसेस की थी, और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को दी थी। 55वां सवाल, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का नियुक्ति कौन कर सकता है? आसान है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अगर 2 राज्यों में एक PSC अध्यक्ष बनाना है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक अब तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? ये फैक्ट है, डाटा याद करने वाली बात है। तो ये अब तक 4 बार ऐसा हुआ है, 4 बार जो है अपने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी। आगे अगला सवाल चलते हैं, 57वां, भामाशाह। इसमें ऑप्शन दिया, 57वां सवाल है, भामाशाह योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें A और 2 बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों को पढ़ना है और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 इनमें से ऑप्शन सही है। तो परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिला को परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। हाँ ये बात सही है। एक्चुअली में जो भामाशाह योजना अपनी वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा लाई गई थी, वो महिलाओं के सशस्त्रीकरण के लिए लाई गई थी। तो उसमें महिलाओं को ही मुखिया बनाना था, और परिवार की सहमति से अगर कोई भी महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी थी उसे परिवार का मुखिया बनाना था। दूसरा, भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधी ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। नहीं, ये गलत है, इसमें ऐसा नहीं है। तो केवल ऑप्शन 1 सही है 57 में। भामाशाह योजना के बारे में और कुछ आप याद रख लेना कि भामाशाह योजना जो राजस्थान सरकार की महिला वित्तीय सशक्तिकरण की जो योजना थी, सबसे बड़ी योजना है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 15 अगस्त 2014 को मेवाड़ अंचल के उदयपुर शहर से इस योजना की शुरुआत की थी। तो
राज्य सरकार इस योजना में प्रत्येक बीपीएल परिवार की मुखिया महिला के खाते में 2 किस्तों में 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित करती है। तो ये आप इसमें याद रख लेना। बाकी आगे आने वाले कुछ सवालों में भामाशाह योजना का पुनः से जिक्र मिलेगा आपको। ये भामाशाह योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल 58वां, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए उस तरीके से आपको बताना था। अनुप्रति योजना जो थी एक्चुअली में वो अपने SC ST OBC और जनरल के जो बीपीएल छात्र हैं वो अगर RAS प्रीलिम्स, RAS मेंस, RAS इंटरव्यू वगैरह एग्जाम पास कर लेते हैं, RAS IAS या इंजीनियरिंग लेवल के किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए उसमें एडमिशन मिलने के बाद में कुछ सहायता राशि दी जाती थी, तो वो अनुप्रति योजना है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक भी उससे मैच नहीं करता है। तो ये वाला जो सवाल था RPSC ने बोनस माना था इस वाले सवाल को। फिर भी आप एक बार ऑप्शन देखिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ, IAS RAS या इंजीनियरिंग लेवल के या टेक्नोलॉजी लेवल के किसी भी एग्जाम में आप पास हो जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो उसमें सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ, यह योजना अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता नहीं, विवाह से इसका कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई का मतलब है, वो भी IAS RAS या टेक्निकल लाइन। उसके बाद में यह योजना अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग नहीं, पास होने के बाद में इसमें पैसे। यह योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों की वित्तीय सहायता को लिए नहीं, अनाथ बच्चे नहीं, मैंने फिर बोला है IAS RAS के एग्जाम में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो सरकार के द्वारा RAS प्रीलिम्स करने पर 30,000 रुपये की सहायता राशि इस तरीके से दी जाती है। मैं आगे इस पे सवाल आएगा तो उसमें आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। ये भी सही नहीं है। उसके बाद में यह योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यालय छात्र बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विद्यालय नहीं, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, विद्यालय नहीं, कोचिंग वाले बच्चों को, जो कोचिंग नहीं, जो विद्यालय नहीं, जो बच्चे RAS और IAS। तो इसमें चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक भी सही नहीं था, तो इसलिए इस वाले सवाल को RPSC के द्वारा बोनस माना गया था। अगला सवाल चलते हैं, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? निश्चित सी बात है, एक संवैधानिक संस्था है। देखो नॉर्मली 2 ही निर्वाचन आयोग हैं, एक होता है केंद्र के लेवल पे जो MP और MLA के चुनाव करवाता है, और दूसरा होता है अपने राज्य निर्वाचन आयोग जो अपने स्थानीय चुनाव होते हैं, जैसे कि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, जिला प्रमुख का चुनाव होता है, अपने जो शहरी लेवल पे नगर पालिका है उनके जो चुनाव होते हैं वो अपना राजस्थान का या किसी भी राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये अपने संविधान में उल्लेखित है, इसलिए संवैधानिक संस्था है। 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? तो ये 10 बार अब तक चुनाव आयोजित हो चुके हैं। एक्चुअली में भारत में जो पंचायती राज का उद्घाटन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में नागौर जिले में किया था। तो पंचायत के पहले चुनाव 1959 में हुए थे। तो अब तक करीब 2015 तक 10 बार ये चुनाव हो चुके थे। अगले सवाल पे चलते हैं। 60 में का आंसर हुआ 10 बार यानी फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल चलते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। देखो ये इन्फ्लेशन मैं शायद आपको उस वाले टॉपिक में बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला मैंने आपको बताया था, पर यहाँ बात करते हैं। देखो RBI जो होती है वो सभी बैंकों का बैंक होता है, वो सब बैंकों के ऊपर होता है। अगर किसी बैंक को रुपए चाहिए होते हैं तो वो RBI से रुपए लेती है, RBI से वो रुपए लेती है। तो रुपए लेते समय RBI जो है वो रेट निर्धारित करती है कि आप अगर हमसे रुपए ले रहे हो, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, ये RBI है और इधर की साइड में नीचे कोई नॉर्मल बैंक है, मैं बैंक का नाम ले देता हूँ PNB जैसे बैंक है। अब PNB क्या है कि इधर की साइड में लोन देती है लोगों को और इधर से रुपए जमा करवाती है। अगर PNB के पास में रुपए कम है तो PNB इधर की साइड में अगर लोन ज़्यादा देना है तो ऊपर RBI से वो रुपए ले सकती है। RBI रुपए देती है लेकिन रुपए के बदले में जब बाद में उसे जमा कराना है तो उसमें इंटरेस्ट भी लेगी, ब्याज भी लेगी, और उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है बैंक रेट या बैंक दर। अगर RBI बैंक रेट कम कर देती है तो ये जो PNB है ये रुपए ज़्यादा ले लेगी, भाई उसमें बैंक रेट या इंटरेस्ट ब्याज जो है वो कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा ले लेंगे रुपए। और उसके बाद में अगर ये बैंक के पास में ज़्यादा रुपए आ जाएगा तो ये बाहर की साइड में ज़्यादा निकालेंगे, लोगों के पास में ज़्यादा पहुंचाने का काम करेंगे। तो इधर की साइड में लोगों के पास में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो जिधर भी अगर किसी भी बाजार में या अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उससे महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो अगर RBI बैंक की रेट कम कर देती है, बैंक की रेट कम कर देती है, तो जैसे कि इस समय जो बैंक की रेट थी मैं मान लेता हूँ 8% थी, अगर RBI 7% कर देती है जो PNB को वापस RBI को देना है, तो PNB वाले ज़्यादा पैसे लेंगे
और 6% कर देती है तो और ज़्यादा लेंगे। अगर आरबीआई इसे 9% कर देती है तो पीएनबी कम रुपए लेगी ना, और पीएनबी कम रुपए लेगी तो पीएनबी के पास में कम रुपए रहेंगे, और कम रुपए रहेंगे तो बाहर की साइड में देने के लिए भी रुपए नहीं रहेंगे। तो ये सीधा सा ऑप्शन है कि बैंक दर अगर कम कर दी जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और बैंक दर अगर बढ़ा दी जाए 9% 10% तो इन्फ्लेशन जो है वो घट जाएगा, यानी महंगाई जो है वो घट जाएगी। अगला सवाल चलते हैं, 62वां सवाल। ये मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, अपना जो क्लास लेक्चर था इकोनॉमी वाला, एक ही मैंने लेक्चर कराया है, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा चुका हूँ। एचडीआई का मतलब क्या होता है, कैसे नापी जाती है, तो मैं ये आपको सॉल्व करा चुका हूँ वैसे नॉर्मली। एचडीआई प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं ABC, और उनके बाद में आपको सही उत्तर में से छांटना है कि ये सही है। 88 देशों में 130वां, तो ये याद करने वाली बात थी, तो उस समय जो था 2015 में वो 130वां ही था। उसके बाद में एचडीआई के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 3 सूचकांक, एचडीआई सूचकांक के लिए 3 चीज जरूरी होती है। जीवन प्रत्याशा, यानी कितने वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रह रहा है, उस औसत उम्र कितनी है उस देश में, तो वो जरूरी है। एक शिक्षा और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है, ये तीनों ही नापी जाती हैं। और तीसरा जो था, ब्रिक्स अन्य देशों की तुलना में भारत निम्नतम स्तर पर है, ये भी सही थी। इन तीनों चीजों में जो ऑप्शन तीनों ही सही थे, तो इसलिए आपको 62 में ऑप्शन नंबर 4 लगा देना है, ऑप्शन नंबर 4 लगा देना है। इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगला सवाल हम चलते हैं 63वां। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित होते हैं, तो ये होता है एक NSS नाम से एक संस्था है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। यह संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है, यानी स्टैटिक एंड इम्प्लीमेंटेशन एक नाम से एक कार्यालय है, उसके अंतर्गत आता है कि ये सर्वे कराता रहता है। और भारत में बेरोजगारी और गरीबी के जो अनुमान है वो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के आधार पर ही पता चलता है। उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं, 64वां सवाल जो है, भारत में केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संघ उत्पाद शुल्क, हाँ, संघ उत्पाद शुल्क, निगम कर, आयकर और सेवा कर। तो इन्हें इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब थोड़े से टफ होते हैं, तो इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए। एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स। देखो, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बजट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से टैक्स सिस्टम समझा चुका हूँ। टैक्स 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम और आप पर लगता है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है, आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन्हें डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। और ये जो होते हैं, जैसे कि ये निगम कर आप देख रहे हो, कॉर्पोरेट कर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों पर डायरेक्ट लगता है। आयकर टैक्स, ये भी डायरेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है तो उस पर जो 10% का टैक्स लगता है, ये डायरेक्ट टैक्स है। इस तरीके से जो सेवा कर था वो इनडायरेक्ट टैक्स था, हम पर और आप पर लगता था पहले। लेकिन अभी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन्हें घटा करके अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अब एक ही नाम हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सिर्फ एक ही टैक्स लगा करेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिए गए हैं, सेवा कर वगैरह सारे, और जीएसटी लगा दिया गया है। चलो, तो यहाँ पे जो सवाल दिया है उसे सॉल्व करते हैं। सवाल में उन्होंने पूछा है, सकल कर यानी जो टोटल कर आ रहा है अपने इंडिया का, उसके राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में कौन कौन सा सही है। तो देखो, उस समय तक जो सबसे ज्यादा जो टैक्स प्राप्त होता था वो निगम कर से प्राप्त होता था। उसके बाद में जो आता था वो आता था आयकर, और उसके बाद में आता था संघीय उत्पाद शुल्क, और लास्ट में आता था सेवा कर। तो इसमें अभी क्या हो गया है कि जीएसटी आने के बाद में अगर पूछ लिया जाता है आज के समय पे, तो अब जीएसटी अगर ऑप्शन दिया हो तो जीएसटी पहले नंबर पे आ गया है। जीएसटी के बाद में आता है निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, उसके बाद में आता है आयकर यानी इनकम टैक्स, और उसके बाद में आता है एक्साइज ड्यूटी। तो ये आप याद रख लेना, अगली बार अगर पूछ लिया जाए बाई चांस कि घटते हुए क्रम में बताइए, तो सबसे ज़्यादा अगर रुपये आ रहे हैं केंद्र सरकार के तो वो जीएसटी से आ रहे हैं। बाकी मैं अपने जो बजट वाला लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे तरीके से इंडिया का टैक्स सिस्टम समझा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो उसमें जाके। अगले सवाल पे चलते हैं हम, सवाल नंबर 65। वर्ष 1997-98 के बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है जब किसान खेती करता है तो कुछ अपने पैसे लगाता है, और कुछ समय ऐसा भी होता है कि जितनी वो लागत लगा रहा है
उतनी लागत लगाने के बावजूद भी उसे फसल के जो रुपए मिल रहे हैं वो लागत के बराबर भी नहीं मिलते हैं। तो सरकार ने किसानों के प्रोत्साहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके आई, यानी कि जितनी लागत लगा रहा है उससे ज़्यादा तो कम से कम उसमें मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए किसान को। तो इसमें ये होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होगा वो C2 लागत से ज़्यादा होना चाहिए, निश्चित सी बात है, C2 लागत से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और आसान भी है ये। अगला सवाल 66वां, भारत के व्यापार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये थोड़ा सा अलग ही सवाल पूछ लिया है, ऐसा रटने वाला सवाल है। भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 2 वर्षों को छोड़कर जब वो धनात्मक था, बाकी अब तक हमेशा ही ऋणात्मक रहा है। देखो पहले ये समझते हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट बोल सकते, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं जिसे। जैसे कि भारत है, अभी मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे ये भारत है और यहाँ पे चाइना है। भारत और चाइना के बीच में व्यापार चल रहा है। कुछ सामान चाइना से भारत के लिए आता है, इंपोर्ट होता है, और कुछ सामान चाइना के लिए भारत से एक्सपोर्ट होता है। तो क्या होता है कि चाइना का जो माल हमारे अंदर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए चाइना से हमारे पास में करीब करीब $100 बिलियन का माल आ रहा है, $100 बिलियन का। और भारत से जो चाइना के लिए जा रहा है वो करीब करीब $50 बिलियन का जा रहा है। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि चाइना से माल ज़्यादा आ रहा है और भारत से माल जो कम रुपए का जा रहा है। तो इसमें व्यापार में असंतुलन हो गया, संतुलन नहीं रहा। तो भारत करीब करीब $50 कम का, अगर मैं इसे 40 मान लूँ तो $60 के बैलेंस या ट्रेड यानी व्यापार घाटे में है एक तरीके से। तो अगर इसका मतलब यही हुआ कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या अंतर होता है, यानी आयात और निर्यात में। अगर आप किसी भी देश का आपको ये निकालना है व्यापार संतुलन, तो सीधा सीधा है, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हो, जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, जैसे ये अपना ये देश है, जितना आप बाहर भेज रहे हो उसे ले लो। मान लिया ए हम भेज रहे हैं और इधर की साइड में अंदर आ रहा है बी, तो A-B जो भी होगा वो होता है अपना व्यापार संतुलन वाला। हमारा भारत का हमेशा ही ये रहा है 1947 से और अब तक। बीच में 2 सालों को छोड़ दीजिए, 1972-73 और 76-77 को, हमेशा ही भारत जितना बाहर भेजता है उससे ज़्यादा अंदर लेता है, उससे ज़्यादा आयात करता है। तो इसमें हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बी वाली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, तो हमेशा अपना व्यापार संतुलन नेगेटिव ही रहा है। अगला सवाल चलते हैं, 67वां सवाल। पहल योजना किस अपनी गैस सब्सिडी से आधारित है? तो इसमें जो है पहल योजना के बारे में इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि यह जाम का प्रथम प्रकार है। हाँ, जन धन, आधार और मोबाइल। जाम का मतलब होता है जन धन, आधार और मोबाइल। ये पहली बार इस पहल योजना में ही शुरुआत की गई थी तीनों चीज़ों की। ये सही है। दूसरा ऑप्शन, यह डीबीटी के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में इस पहल योजना से पहले ये होता था कि सरकार जो सब्सिडी देती थी गैस या LPG वगैरह पे, वो सीधा सीधा पहले से ही काट के दे देती थी। यानी कि मान लीजिए कि गैस सिलेंडर जो 800 रुपये का है, सरकार ने बीच में सब्सिडी दे दी और उसे 600 रुपये में सरकार बेच रही है। सरकार ने सब्सिडी दे दी 200 रुपये की, और जो 600 रुपये में वो अपने कस्टमर को दिए जाते थे, ग्राहकों को दिए जाते थे। तो उस समय क्या होता था कि काला बाजारी ज़्यादा होती थी। बहुत सारे लोग 600 रुपये में ले लेके 800 रुपये में बेच देते थे। उसके बाद में इस योजना से, पहली योजना से, इस कालाबाजारी को रोका गया है एक्चुअली में। तो इसमें जितने भी गैस सिलेंडर वाले थे उन सभी को जनधन, आधार और मोबाइल से जोड़ दिया गया। उनका जनधन खाता जोड़ दिया गया, यानी बैंक खाता जोड़ दिया गया, उनका आधार नंबर जोड़ा गया और उसके बाद में मोबाइल नंबर जोड़ा गया। और इसमें अब 800 रुपये लिए जाएंगे। इसमें रुपए तो 800 लिए जाएंगे, लेकिन आप जमा करा दोगे, आप गैस सिलेंडर ले आओगे, उससे अगले महीने के बाद में 200 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। 200 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सिडी है वो सरकार अब सीधी सीधी नहीं, अब आपके खाते में पहुंचाएगी उल्टा। तो इससे जो कालाबाजारी है वो रुक जाएगी। एक्चुअली ये हो रहा है। तो ये उपभोक्ता के बैंक खातों में LPG अनुदान का सीधा हस्तांतरण था। हाँ, ये भी सही है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन सही है। 67वां सवाल सही हुआ। 4 ऑप्शन सही है इसमें। 67वें में 3 ऑप्शन सही हुए, यानी चौथा ऑप्शन जो है ये सभी सत्य हैं। अगला सवाल 68वां। 1951-52 से 2015 की अवधि की किस वर्ष की स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सर्वाधिक रही? देखो, आपको मैं बता चुका हूँ, GDP ग्रोथ रेट जब भी ज़्यादा रहेगी, जिस वर्ष भी ज़्यादा रहेगी, उस वर्ष ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं चल रही है,
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर एक साल में कितनी वृद्धि हो रही है, ये बात चल रही है। प्रति व्यक्ति आय तो हमारे भारत की आज के समय पे ही ज़्यादा होगी, जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे उस समय ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी, लेकिन वृद्धि दर जो है वो अपनी जीडीपी रेट जिस साल ज़्यादा रही होगी उस साल ज़्यादा रही होगी। तो ठीक है, 2007-8 में अपना जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी अब तक, तो उस समय ही प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो 68 में थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 69वां सवाल पे पहुंचते हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, तो ये याद रखने वाली बात है 1999 और 2000 का राजस्थान का जो बेस ईयर बनाया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो 1999 और 2000 है। उसके बाद अगला सवाल चलते हैं। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्रों के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे वो क्या क्या थे? तो देखो, उस समय जो कृषि, मैं आपको उस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, 3 तरीके का इकोनॉमिक सेक्टर होता है। पहला होता है प्राथमिक, जिसमें कृषि की एक्टिविटी आती है। दूसरा जो होता है वो अपना होता है उद्योग धंधे वाला, या द्वितीयक बोल सकते हो। तीसरा जो होता है तृतीयक, जिसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो हर हर पंचवर्षीय योजनाओं में ये लक्ष्य रखे जाते थे कि इतने से वृद्धि हमें करनी है। तो जो अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें राजस्थान ने 3.5% कृषि के लिए रखा था, 8% उद्योग धंधों के लिए रखा था, 9.5% अपने इस बात के लिए रखा था, सेवा क्षेत्रों के लिए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना वैसे खत्म हो चुकी है और अब पंचवर्षीय योजनाएं लागू भी नहीं होंगी, क्योंकि जो योजना आयोग था उसे ही खत्म कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग आया गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 71वां सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिला के बारे में सही? तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो मैं बोलता जाता हूँ और बताता जाता हूँ कि सही है या नहीं है। पहला ऑप्शन मैं आपके लिए बोल देता हूँ, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। हाँ, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम था अपना। उसके बाद दूसरा वाला, 2011 में राजस्थान में किस सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है, राजस्थान के सभी जिलों में जो लिंगानुपात था वो 1000 से कम ही। तीसरा ऑप्शन है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा जो ऑप्शन है, 2011 में राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, धौलपुर जिले को छोड़कर। नहीं, धौलपुर जिले में भी लिंगानुपात को 1000 से ही कम था। तो इसमें जो पहले, दूसरे और तीसरा सही है और चौथा गलत है, तो इसमें थर्ड नंबर पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। 72वां। राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यह विद्युत योजना लिग्नाइट आधारित है, यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लिग्नाइट आधारित है और निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। जालिपा कपूरडी जो है तापीय विद्युत परियोजना जो है अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले में राजस्थान बेस्ड पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और ये राज्य सरकार और उस प्राइवेट कंपनी दोनों के बीच में जो एमओयू हुआ था, करार हुआ है, उसका नतीजा है। और इस परियोजना में 1080 मेगावाट के आसपास में बिजली उत्पन्न की जाएगी और लिग्नाइट आधारित परियोजना है। तो इस तरीके से ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसके लिए हमें पहला वाला टिक लगा देना है। उसके बाद 73वां सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसे बोल सकते हो। एशियन डेवलपमेंट वो है, इसके लिए अपना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान कर रही है। अगला सवाल, नया सवेरा है। एक्चुअली में नया सवेरा जितने भी नशे हैं उनको ख़त्म करके इंसान को एक नई शुरुआत करने का मौका देने का एक तरीके योजना है। तो इसमें डोडा पोस्ट नशा, तंबाकू, शराब, इन तीनों से ही नशा मुक्ति का अभियान है। और उसके बाद में इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी, यानी ये सभी तीनों से ही नशा मुक्ति करनी है। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, 2 अक्टूबर 2011 से जब हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये योजना शुरू की गई थी। निःशुल्क दवा योजना में एक्चुअली क्या होता है, दवाएं 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं ब्रांडेड और एक होती हैं जेनरिक दवाएं। ब्रांडेड दवाएं जो होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे चलती हैं और जेनरिक दवाओं में कोई कंपनी का नाम नहीं होता। ब्रांडेड दवाएं बहुत महंगी होती हैं। ब्रांडेड दवाओं का एग्जांपल बता देता हूँ। कोई एग्जांपल इस तरीके से लीजिए, कोई आप दवा लेते हो, मैं एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ। कोई आप कैप्सूल ले रहे हो ब्रांडेड कंपनी के नाम से, तो वो आपको 4000 रुपये का अगर मिल रहा है, और वो जेनरिक दवाओं में अगर उसी चीज़ का आप लोगे कैप्सूल या इंजेक्शन वगैरह,
तो वो आपको 100-200 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो इसमें इतना अंतर क्यों होता है? क्या इनकी क्वालिटी में अंतर होता है? नहीं, कोई क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। एक्चुअली में ये होता है, ये जो कंपनियां होती हैं, ब्रांडेड कंपनियां, ये रिसर्च में इन्वेस्ट करती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं। रिसर्च करने के बाद में जो ये अपना फॉर्मूला लेके आती हैं, जो दवाई का फॉर्मूला लेके आती हैं, उसका पेटेंट कराती हैं। अब उस फॉर्मूला बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद में जो दवाइयाँ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केमिकल फार्मूला बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी खोज करना। जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे HIV जैसे बीमारी है, अभी तक उसका पूर्ण इलाज नहीं है। तो एड्स की जो बीमारी है, उसका पूर्ण इलाज नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इसके खोज कर रही हैं। तो अगर किसी कंपनी ने खोज कर लिया इसका इलाज, तो उसके पास में वो पेटेंट हो जाएगा, और उस पेटेंट के बाद होने के बाद में वो कंपनी भले ही कितना ही सस्ता प्रोडक्ट हो, उसे अपनी मन मर्जी से बेच सकती है, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी उसे नहीं यूज कर सकती। लेकिन होता यह है कि उनमें एक नियम होता है कि आप 5 साल तक का, कुछ 4 या 5 साल तक का समय होता है, उस समय तक आप अपनी मन मर्जी से बेच लीजिए। उसके बाद में आपको फॉर्मूला है जो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में वो जेनरिक हो जाता है, सभी के लिए हो जाता है। तो जेनरिक में एक्चुअली में यहाँ पे जो दवाई बन रही थी, उसमें लागत तो 100 रुपये से ही कम आ रही थी, लेकिन ये अपनी बीच में ब्रांड का नाम जोड़ने के कारण 4,000 रुपये ले रहे थे, और बोल देते थे कि हमने पेटेंट कराया हुआ है, हमने रिसर्च में रुपए खर्च किए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा। जेनरिक दवाई में वही फॉर्मूला, सेम टू सेम सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन जेनरिक का कोई एक ब्रांड नहीं होता है, बस कुछ अंतर नहीं है। जेनरिक दवाइयाँ दी जाती हैं अपने इस वाली मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में, ये 2 अक्टूबर 2011 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 76। हाँ, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 76। भामाशाह योजना की मुख्य विशेषताएं, ये सवाल इसका पहले भी आ चुका है, ये दूसरा सवाल है इसका। तो दूसरे सवाल में बात करते हैं, प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला के मुखिया के नाम पर भामाशाह जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, महिला के नाम पर ही कार्ड जारी किया जाता है। पुरुष इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो मुखिया ही होगा उसी के नाम पे, महिला मुखिया होगा उसी के नाम पे जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। बहुत सारी जो लाभ होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट वाले, तो वो जो है अपने डायरेक्ट उस बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। सभी गैर नगद, देखो ये हुए, एक तो हुआ नगद और एक हुआ गैर नगद। यानी नगद यानी कैश वाला, और गैर नगद यानी नॉन कैश वाला। नॉन कैश यानी कि आपको अनाज देते हैं सरकार, कैरोसिन देती है, LPG वगैरह भी सस्ते में देती है, तो वो होता है गैर नगद। अब गैर नगद खातों को बैंक में स्थानांतरित किया जाता है, ये ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। आपके लिए अगर गेहूं दिए जा रहे हैं तो उन्हें बैंक खाते में थोड़ी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चौथा वाला इसमें गलत है, ये वाला गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 सही होने के कारण ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, 77 नंबर का सवाल। ये अनुप्रति वाला सवाल दोबारा से आ गया है, एक बार दोबारा देख लीजिए। राजस्थान में, जबकि पहले भी आ चुका है एक अनुप्रति वाला सवाल, अब इसे आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा यानी IAS, राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सिविल सेवा परीक्षा यानी RAS में चयनित होने तथा IIT, IIM, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये जो है अपनी अनुप्रति योजना है। देखो अनुप्रति योजना के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा अनुप्रति योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में वर्ष 2012 में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, और प्रोत्साहन राशि जो है वो IAS की प्री परीक्षा पास करने पे 65,000 रुपये दिए जाते हैं, मुख्य परीक्षा पास करने पे 30,000, और उसमें साक्षात्कार या अंतिम रूप से चयनित होने पे 5,000। यानी अगर तीनों चरण पूरा कर लेता है तो 65,000 प्री वाले, 30,000 मेंस वाले और 5,000 इंटरव्यू वाले, तो करीब करीब 1 लाख रुपए उसके लिए मिल जाते हैं। इसी तरीके से RAS का है। RAS का अगर प्री पास कर लेता है तो 25,000, मेंस पास कर लेता है तो 20,000, और इंटरव्यू पास कर लेता है तो 5,000। तो तीनों मिला के अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको 50,000। और बाकी जो मैंने बताया था प्रोफेशनल तकनीकी पाठ्यक्रमों को अगर सेलेक्ट हो जाता है तो 40,000, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर सेलेक्ट होता है 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उसमें दी जाती है। तो ये अपनी अनुप्रति योजना है। अगला सवाल चलते हैं 78वां। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये अपनी नोडल एजेंसी है। गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरीके की ऊर्जा होती है। परंपरागत ऊर्जा जो आगे आने वाले समय पे खत्म होने वाली है, यानी अपना जो ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये है। और गैर परंपरागत यानी ये हमेशा चलती रहेगी, रिन्यूएबल रहेगी।
इसे दोबारा से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होने वाली है, तो जो सोलर लाइट्स वगैरह यूज करते हैं उन्हें आप कितना भी यूज कर लो, इस तरीके से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी जो है वो अपनी गैर परंपरागत हैं। तो इनके सर्जन करने के लिए जो नोडल एजेंसी बनी हुई है राजस्थान में, वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से। अगला सवाल, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? तो ये आपको याद रहने चाहिए, 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। हाँ, 80वें नंबर का सवाल, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें चौथा ऑप्शन पढ़ के देखिए, गर्भवती बालिकाओं को सहायता करना। बालिकाओं बालिकाओं को कैसे सहायता कर सकते हैं? बालिकाओं को, गर्भवती बालिकाओं को ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो चौथा वाला तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। इसके बारे में तुम्हें कुछ आता भी नहीं है तो भी आप इसे सही कर सकते हो। यानी ये बालिकाओं का जैसे ही पढ़ते हो, बालिकाओं को गर्भवती होने में सरकार सहायता क्यों करेगी इस चीज़ के मामले में? वैसे ही सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते, उससे पहले शादी करेंगे तो बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह करना कानूनन अपराध है, तो उसमें आपको सजा भी मिल सकती है। तो गर्भवती बालिकाओं की सहायता प्रदान करना तो सरकार का कोई तरीका ही नहीं है ये करना। बाकी आपको नहीं पता था तो ये चौथा वाला जो है इसे लॉजिकल गैसिंग बोलते हैं। थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगा लो तो बिना आपको जो योजना है उसके बारे में जानकारी होते हुए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिए 4 ऑप्शन। बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना, हाँ, शुभ लक्ष्मी योजना बालिकाओं के जन्म के प्रोत्साहन के लिए। बाल विवाह को रोकना, ये भी सही है। बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। राजस्थान में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने व मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर, यानी जो प्रसव जो है वो अभी हॉस्पिटल में कराए जाने चाहिए। पहले जो होता था कि घरों पे हो जाते थे, तो इन चीज़ों को प्रोत्साहन करने के लिए बालिका के जन्म होने पर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर महिला को 2100 रुपये दिए जाते थे। 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी। बालिका के 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2100 रुपये और दिए जाएंगे। यानी ये मतलब इसी तरीके से कि आप जो बालिकाओं को मार देते हो, भ्रूण हत्या कर देते हो, उसको रोक लगाने के लिए 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2100 रुपये दिए जाएंगे और बालिका के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 3100 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 3 तरीके की कंडीशन हो गई। 2100 रुपये जन्म पे दे रहे हैं, 1 साल बाद में फिर 2100 रुपये दे रहे हैं, और 5 वर्ष पूरे होने पर फिर 3100 रुपये दे रहे हैं। तो तीनों को जोड़ देंगे तो करीब करीब 7300 रुपये जो इसमें सहायता राशि दी जाती थी। अगला अपने 81 में से लेके 100वें तक जो सवाल हैं वो अपने साइंस के हैं, और अब तक जो अपनी कुछ योजनाओं के और अपने पॉलिटी के सवाल चल रहे थे। तो 81वां सवाल अब सॉल्व करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaSCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा जो अपनी होती है, आपने देखा होगा कहीं गलियों में जो लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट, वो सौर प्लेट्स पे आधारित होती हैं। तो जो प्लेट होती हैं वो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, उन्हें फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला सवाल 83वां, कि नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? ये मतलब एक नॉर्मल सा करंट अफेयर से अपडेटेड है। आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते होंगे ज़्यादातर तो, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होता होगा। देखो ये उस समय की बात चल रही है जिस समय गूगल के सीईओ जो थे, गूगल के ही सीईओ जो अपने इंडिया के तमिलनाडु के सुंदर पिचई हैं, वो इंडिया आए थे। तो उस समय वो जो दिल्ली में एक कार्यक्रम था, तो उनसे पूछा गया था इस चीज़ के मामले में कि सर आप जो गूगल के जो एंड्रॉयड के अपडेटेड वर्जन आते हैं उनके नाम कभी लैपटॉप रख देते हो, किटकैट रख देते हो, मार्शमेलो रख देते हो, या जेली बीन रख देते हो, पहले तो ये बताइए होते क्या हैं? तो उन्होंने बताया ये उधर की साइड में मिठाई हैं, जितनी भी मिठाई होती हैं उनके नाम पे इनके नाम रखे जाते हैं। तो 6.0 था, उसका जो था वो मार्शमेलो था। तो उस समय विद्यार्थी ने ये भी पूछा था कि सर हमारे इंडियंस मिठाई के नाम क्यों नहीं रखे जाते? तो सुंदर पिचाई ने कहा था हाँ, अपनी इंडियन के नाम भी रखे जा सकते हैं। जब भी गूगल अपना एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट करता है तो पूरे विश्व में से नाम मांगता है कि हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो आप उस समय अपने इंडियन नाम भी भेज सकते हो, जैसे इमरती या जलेबी। तो हो सकता है किसी समय अगर अगली बार जब गूगल अपडेट करे और अपने इंडिया वाले वोट कर दें कि इमरती रखा जाना चाहिए गूगल एंड्रॉयड का जो अपडेटेड वर्जन है उसका नाम, तो हो सकता है कभी इमरती भी आ सकता है एंड्रॉयड वर्जन। बाकी आप अभी का जो एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है उसका नाम और उसका कौन सा पॉइंट है, 7.0 या 8.0 है, वो बताइए कौन सा वर्जन है और उसका नाम क्या है ये भी बताइए। ये भी पूछा जा सकता है। जब 6.0 को उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है?
तो इन चीज़ों के मामले में हमेशा केरल पे ही आप टिक लगा देना। केरल का इडुक्की जो जिला है वो इस चीज़ के मामले में ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला जिला। देखो जो ये सिस्टम है कि देखो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड राज्य है अपने इंडिया में वो केरल ही है। वहाँ पे देखो लिंगानुपात भी अच्छा है, लिंगानुपात 1000 से ऊपर 1094 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1094 महिलाएं। दूसरा, वहाँ की शिक्षा भी पूरे ऑल इंडिया में टॉप है। वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी ऑल इंडिया में टॉप है। वहाँ की जीवन प्रत्याशा भी टॉप है। तो इस तरीके से HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भी टॉप कौन करेगा? केरल ही करेगा। जितनी भी जो टॉप नंबर की घटनाएं होती हैं उनमें केरल का ही नाम आ जाता है। तो केरल आप लगा सकते हो लॉजिकल गेसिंग से। आगे भी एक दो सवाल आएंगे, उनमें भी आप केरल ही आंसर पाओगे। ठीक है, 85वां सवाल करते हैं। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने ये लुकोस्किन नाम से एक औषधि बनाई थी। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो ल्यूकोड्रमा एक बीमारी है, तो उसके उपचार में इसका किया जाता है। ये अपनी रक्षा क्षेत्र से या अपने जो सैनिक होते हैं उनसे संबंधित बीमारी थी, उसके इलाज के लिए उन्होंने ये नई औषधि का एक तरीके से इजाद किया था, विकास किया था। DRDO और इसरो, ये दो संगठनों के बारे में आपको सब कुछ जानकारी रहनी चाहिए। इनसे सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। इसरो एक होता है DRDO जो अपने रक्षा अनुसंधान का संस्थान है, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने इंडिया के एक तरीके से रत्न हैं। बाकी ये सरकारी हैं दोनों, लेकिन और सरकारी जो हैं कंपनियां वो सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। लेकिन DRDO और इसरो अपनी इंडिया की जो है वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं। वर्ल्ड लेवल पे सभी बड़े लेवल के, जैसे DRDO है ये डिफेंस में बहुत अच्छे काम कर रहा है, और इसरो जो स्पेस रिसर्च में यानी अंतरिक्ष वाले जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनमें टॉप काम कर रहा है। तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगला सवाल चलते हैं, 86वां सवाल। ये देख लीजिए, इसरो वाला सवाल ही आ गया अगला वाला। इसरो में ये होता है, एक होता है भेजने वाला और एक होता है क्या भेजा जा रहा है। सैटेलाइट भेजा जा रहा है तो उस सैटेलाइट का क्या नाम है, और इस सैटेलाइट को भेजेगा कौन, वो कौन सा वाहन होता है। तो एक होता है प्रक्षेपण यान जिसे बोलेंगे लॉन्च व्हीकल, और एक होता है सैटेलाइट की ये क्या भेजा जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रहने चाहिए थी कि कौन कौन से यानों के द्वारा कौन कौन से सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। तो इसमें जो है उपग्रह प्रक्षेपण SLV के द्वारा जो है वो अपना रोहिणी भेजा गया था, और उसके बाद में जो ASLV के द्वारा अपना SROSSC भेजा गया था। उसके बाद में PSLV के द्वारा जो अपना चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, और GSLV के द्वारा एजुसैट भेजा गया था, एजुकेशनल सैटेलाइट भेजा गया था। तो ये आपको याद रहने चाहिए, करंट अफेयर से तो रिलेटेड आप याद रख लेना। 86वां ये कंप्लीट हुआ, तो इस तरीके से मिलाने पर हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, 87वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाव की ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो इसमें INS चक्र नाम से अपनी जो है भारतीय नौसेना न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, यानी ये समुद्र के अंदर अंदर चलती है। एक बार इसको ऊर्जा दे दी, एनर्जी दे दी न्यूक्लियर एनर्जी वाली। न्यूक्लियर एनर्जी को तो बहुत लंबे समय तक चला सकते हो। तो ये कुछ एक होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, इन्हें साल 2 साल में कभी कभी बाहर निकाला जाता है। मतलब ये ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जिनका पता नहीं चलना चाहिए किसी विदेशी विदेशी जो अपनी सेना को किसी भी कंडीशन में पता नहीं चलना चाहिए। तो ये न्यूक्लियर वाली जो होती हैं वो पानी के अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, अपनी हिंद महासागर में ये ज़्यादातर स्थापित की हुई हैं। तो INS चक्र जो है वो न्यूक्लियर यानी नाभ की ऊर्जा द्वारा वहाँ पे परमाणु यूरेनियम के 235 से ऊर्जा बनाई जाती है, और उसके अंदर अंदर इनमें यही तो प्रॉब्लम होती है। जो अपनी पनडुब्बी होती है इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका ईंधन खत्म हो जाता है। अब ईंधन खत्म हो गया तो उन्हें वहाँ पे पोर्ट पे लाना पड़ता है और फिर ईंधन डालना पड़ता है। इसलिए सबसे बेटर ये रहेगा कि नाव की ऊर्जा वाली पनडुब्बी बना लो, जो 3-3 4-4 साल तक उनमें ईंधन ही खत्म नहीं होगा। तो ये बहुत बेटर है। तो ये आप याद रख लेना, INS चक्र नाम से ये अपनी इंडिया की जो है पनडुब्बी है जो नाव की ऊर्जा से चलती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है? तो ये आपको याद रखना है, इल्यूजियन सेकंड 78 नाम से अपना याद करने का है। तो ये कठिन है इसमें। उसके बाद में बात करते हैं, साइंस का ही सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे ध्यान देना है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो इसमें जो है ये सही है, गन्ने को रस को अगर किण्वित करेंगे तो सिरका ही बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजाइक अम्ल होता है, नहीं बेंजाइक अम्ल नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक का मतलब होता है ये कीटाणु से रक्षा करने का काम करता है किसी भी चीज़ के। हाँ, तो ये सही है। तो इसमें A और D सही है, C गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 90 वाला।
ये थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कठिन है ये, इतना ज़्यादा डीप नॉलेज किसी को नहीं होती, वो तो नैनो टेक्नोलॉजी का कोई स्टूडेंट हो, से ही पता होता है। नैनो तकनीकी के निम्नलिखित उत्पादों को नैनो तकनीकी की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का। तो ये जो सवाल है इसमें एक प्रोसेस पूछी गई है कि 4 पीढ़ियाँ होती हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, तो वो इस तरीके से आपको रहनी चाहिए कि पहले होता है एरोसेल, उसके बाद में आता है लक्षित दवाएं, उसके बाद में आता है 3D नेटवर्किंग, और उसके बाद में आता है अपना एटॉमिक विनिर्माण। एक्चुअली में नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल की सिस्टम बनाना, बहुत छोटे लेवल की वस्तुएं बनाना। तो नैनो टेक्नोलॉजी में बोला जाता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ बहुत छोटी इकाई पे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अपना डिजाइन एरोसेल बनाया जाता है, उसके बाद में कौन कौन सी दवाएं बनाई जानी है ये डिजाइन किया जाता है, फिर उस दवा का 3D नेटवर्किंग बनाई जाती है, और फिर एटॉमिक लेवल पे उसे निर्माण किया जाता है। तो ये इस तरीके से ए, डी, बी और सी, ADB, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को आता होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें अलसी जो होता है वो ओमेगा का अच्छा स्रोत है। ओमेगा, ये अपने रिवाइटल जो होता है, रिवाइटल आपने कभी नाम सुना हो, रिवाइटल सलमान खान जिसका प्रचार करते हैं, उसमें भी ओमेगा मिलता है। ये एक तरीके से आपको पुनः जीवन में ये आपको रिवाइटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पुनः जीवन में। अगला सवाल करते हैं, 92वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। बाकी काफ़ी लेंदी हो चुका है ये सब करते करते, तो अभी मैं यहीं पे रोक देता हूँ। पार्ट 3 में हम आगे बात करेंगे 92 से आगे, और मैथ रीजनिंग के लिए हम पार्ट 4 बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है मुझे लग रहा है, तो एक ही पार्ट में मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, तो अलग अलग 4 पार्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 92 के बाद में मैं अगले जितने भी सवाल सॉल्व कराऊंगा वो 92 से लेकर के 150 और बीच में 20 जो मैथ रीजनिंग के 100 से 120 तक हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 100वां जो सवाल है वो मैथ रीजनिंग का, 101वां जो सवाल है वो रीजनिंग के सवाल शुरू हो जाते हैं, और ये रीजनिंग के और मैथ के जो सवाल चलते हैं वो 120 तक चलते हैं। उसके बाद में फिर से करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, ये इस तरीके से देख लीजिए। तो ये सारे जो सवाल हैं मैं पार्ट 3 में सॉल्व कराऊंगा, और मैथ रीजनिंग को पार्ट 4 में। तो राम राम साहब, धन्यवाद।